जरा सोचो, तुम एक आम सी जिंदगी गुजार रहे हो। अपने काम की जगह पे कुछ हर्ब्स को पीस कर दवाइयाँ बनाते हो और लोगों को ट्रीट करते हो, लेकिन वो सुकून के दिन अचानक खत्म हो जाते हैं जब कुछ स्ट्रेंजर्स तुम्हें किडनैप कर लें और फोर्सफुली तुम्हें किंग के पैलेस में ले जाकर बेच दिया जाए। फिर तुम्हें एक मेड के तौर पर वहां रखा जाए और तुम्हारा काम हो कि उनकी बीवियों की रक्षा करना और उनको सर्व करना, उनके कपड़े धोना, खाना बनाना और उनकी हेल्थ का ख्याल रखना। फिर एक दिन उन्हें अंदाजा हो कि तुम में कुछ स्पेशल है, तुम्हारे पास हर्ब्स का नॉलेज है, तुम मेडिसिन्स बहुत अच्छे से बना सकते हो। तब वो डिसाइड करें कि तुम्हें किंग की कॉन्क्यूबाइन की मेड बना दिया जाए, ऐसी औरत जो किंग के बच्चे की माँ है। तुम्हें वहाँ पे उसके खाना खाने से पहले उसके खाने को सिर्फ इसलिए चखना है ताकि उसमें जहर ना हो, यानी जो खाना उसे दिया जाएगा वो तुम पहले चखोगे ताकि अगर उसमें जहर हो तो उससे किंग और उसकी फैमिली सेफ रहे। तो ये स्टोरी है द एपोथेकेरी डायरीज, जिसमें हमारी प्रोटैगनिस्ट को पैलेस में होने वाले मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के बारे में पता चलाना है या फिर मरने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अगर वो इस सब में कामयाब ना हुई तो उसे कत्ल करवा दिया जाएगा। एनिमे के शुरू में हम एक यंग लड़की माओ माओ से मिलते हैं जो हर्ब्स को इकट्ठा कर रही थी ताकि वो मेडिसिन बना सके। वो इसमें बहुत एक्सपर्ट थी। उसका फादर उसे कुछ मेडिसिन देकर वो डिग्रेस हाउस भेजता है जो सिटी का एक बहुत बड़ा ब्रॉथल यानी कोठा था। वो उसे वार्न करता है कि बाहर औरतों को किडनैप करना बहुत बढ़ चुका है, इसलिए बेटा अपना ख्याल रखना। माओ माओ लापरवाही से कहती है उसे कुछ नहीं होगा, वो तो बस वापस आते वक्त कुछ और हर्ब्स को इकट्ठा करना चाहती है। वो सिटी के बिजी रेड लाइट एरिया से गुजरती है और वह डिग्रेस हाउस पहुंचती है। वहां वो पैरन से मिलती है जो वहां की बहुत फेमस कॉन्क्यूबाइन थी। पैरन उसके बाजों पे लगे जख्मों के निशानात को देख के परेशान हो जाती है, लेकिन माओ माओ लापरवाही से कहती है कि ये बस उसके एक्सपेरिमेंट्स की वजह से है। वो हर्ब्स पर एक्सपेरिमेंट करती रहती है। फिर आती है उस ब्रॉथल की ऑनर जो माओ माओ को डांटती है कि कहीं वो फिर से कोई धमाका न कर दे अपने एक्सपेरिमेंट्स की वजह से। वो उसे एक कॉन्क्यूबाइन बनने की ऑफर करती है, जिस पर माओ माओ गुस्से में आके मेडिसिन बाहर रख के चली जाती है। बाहर गार्डन में जब माओ माओ हर्ब्स को देखती है तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती हैं, जैसे कोई कैट दूध देख के खुश हो जाए। वो खुशी खुशी उन हर्ब्स को इकट्ठा करती है, मगर तभी वहाँ 3 गुंडे आ जाते हैं जो उसे किडनैप कर लेते हैं। अब वो एक टोकरी में बंद पैलेस की तरफ ले जाई जा रही होती है। उसका दिल बहुत घबरा रहा था क्योंकि उसके फादर परेशान थे। 3 महीने गुजर जाते हैं। माओ माओ अब पैलेस के पिछले हिस्से में मौजूद रेयर पैलेस में रहती है। ये वो जगह है जहाँ सिर्फ औरतों को रखा जाता है। उनका मोटिव किंग के बच्चों को पैदा करना है। वहाँ किसी भी मर्द को नहीं आने दिया जाता सिवाय किंग के, उसके करीबी रिश्तेदारों के और यूनिक्स के, यानी वो मर्द जो बच्चे पैदा ना कर सकते हों। पूरा पैलेस औरतों और मेड से भरा हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 2000 औरतें, मेड्स और 1000 यूनिक्स, मगर उन सब के बीच माओ माओ जैसी मेड्स सबसे ज्यादा फालतू और बेकार समझी जाती थी। उन्हें किसी भी वक्त मार दिया जाता बगैर किसी रीजन के। लेकिन यहाँ माओ माओ को उसकी पेमेंट तो मिल ही रही थी। यहाँ उसकी एक दोस्त शाओलिन भी उसके पास आके रोने लगती है। दरअसल उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो माओ माओ से पूछती है कि उसे ये कपड़ों को कहाँ लेके जाना है। माओ माओ उसे बताती है दरअसल वहाँ पर माओ माओ के अलावा किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। लेकिन माओ माओ ने कभी भी किसी को ये सीक्रेट नहीं बताया क्योंकि उसकी पेमेंट तो उसे किडनैप करने वालों को मिलती थी। असल में जब उसे मालूम हुआ कि कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए खूबसूरत होना जरूरी है तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुई क्योंकि उसके फेस में बहुत सारे फ्रेकल्स थे। वो बहुत पतली थी और दिखने में भी एक खूबसूरत लड़की की तरह नहीं दिखती थी। इसलिए उसने सोचा कि उसे इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि 2 साल बाद वो यहाँ से चली ही जाएगी। अब एक दिन कपड़े धोते हुए शाओलिन उसके पास आके उसे बताती है कि यहाँ पे एक यूनिक को बहुत सी औरतें पसंद करती हैं। वो उसे उस कर्ज के बारे में भी बताती है जो यहाँ पैदा होने वाले तमाम बच्चों को जिंदा नहीं रहने देती। अब तक सिर्फ 3 प्रिंस ही पैदा हुए थे जो किसी अननोन रीजन की वजह से मर गए। किंग की फिलहाल तो 2 ही कॉन्क्यूबाइंस थीं। एक कॉन्क्यूबाइन का नाम लेडी ली हुआ था और दूसरी का लेडी गोयोको। लेडी लूहा को प्रिंस हुआ था लेकिन वो बच नहीं पाया। उसकी मम्मी को ये सब एम्प्रेस बना सकता था, मगर हर तरफ ये रूमर्स थी कि किंग तो गुयुको को पसंद करता है। ये सुनकर माओ माओ का एपोथेकेरी माइंड चल पड़ता है। उसके ख्याल में ये कोई कर्स नहीं बल्कि पॉइजन या फिर कोई जेनेटिक डिजीज थी। अगले दिन माओ माओ लेडी गुयुको से मिलने जाती है। वहाँ पर हर चीज बहुत खूबसूरत थी।
तब अचानक उसे किसी के ताली बजाने की आवाज आती है। लेडी लुहुआ लेडी गोयोको को धिक्का देके गिरा देती है। वो उस पे ब्लेम लगाती है कि उसकी बेटी उसकी वजह से बीमार है, क्योंकि गोयोको के ऊपर ही वो कर्ज है। इस बात से वो बिल्कुल एग्री नहीं करती। अब माओ माओ ये सब कुछ देखकर समझ आती है कि ये कोई कर्ज नहीं बल्कि सच में जहर था। तब वो खुद से कहती है कि काश मेरे पास कुछ लिखने के लिए होता। उसे जैसे ही ये कहा, एक यूनिक जिनशी हैरान होकर पीछे देखता है, मगर जब वो देखता है तो उसे माओ माओ कहीं दिखाई नहीं देती। अब एक रात लेडी लुहुआ अपने बेटे के मरने पे रो रही थी। 1 महीने बाद सभी लोग एक ब्लैक स्ट्रिप बांधे काम कर रहे थे। गोयोको क्रिस्टल पवेलियन में अपनी बेटी को चेक करवाती है, मगर वहाँ उसे एक मैसेज मिलता है। व्हाइट पाउडर पॉइजन था, बच्चे को मत लगने देना। और जिनशी फौरन समझ जाता है कि ये यहाँ के लोगों का काम नहीं बल्कि बाहर से किसी ने भेजा है। अब जिनशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उसको लिखने वाले को तलाशे। उसे माओ माओ याद आती है। वो अकेली लड़की थी जो पढ़ लिख सकती थी। अगले दिन पैलेस में उन सभी लड़कियों को इकट्ठा किया जाता है। जब जिनशी वहाँ आता है तो सभी शर्माने लगती हैं, सिवाय माओ माओ के। वो सोचती है कि ये कौन बदतमीज औरत की तरह दिखने वाला मर्द है। जिनशी अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि वो यहाँ के रेयर पैलेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालता है और उसे एक स्पेशल मैसेज मिला है। फ्रेकल्स वाली लड़की यहाँ पर ही रुके। दरअसल उसने ये मैसेज एक पेज पे लिख के सबको दिखाया था। वहाँ मौजूद लड़कियां तो उसको बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाती। माओ माओ ने उसको पढ़ लिया था और सब उसे देखने लगती हैं। जिनशी ऑर्डर करता है कि बाकी सभी लोग अपने कमरों को चली जाएं, मगर माओ माओ अकेली लड़की थी जिसे वहाँ पे रुकने को कहा जाता है। वो भागने की कोशिश करती है तो जिनशी उसे रोक लेता है। रास्ते में वो उससे पूछता है कि तुम्हारे रिकॉर्ड में तो लिखा था कि तुम पढ़ लिख नहीं सकती। माओ माओ परेशान होकर जवाब देती है, मैं तो आम सी हूँ, शायद कोई मिस्टेक हो गई हो। तब भी वो नहीं मानती। उसे गुस्सा आने लगता है कि जिनशी को उसके बारे में कैसे पता चल गया। फिर वो दोनों लेडी गोयोको के रूम में जाते हैं। गोयोको उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि उसकी वजह से ही उसकी बेटी जिंदा बच गई, मगर माओ माओ कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही वो इस सब में इन्वॉल्व होना चाहती है। जिस पर जिनशी वही कपड़ा निकालता है जिस पर माओ माओ ने मैसेज लिखा था। जिनशी बताता है कि ये तुम्हारी स्कर्ट का कपड़ा है। माओ माओ हैरान होकर जिनशी की तरफ देखती है, क्योंकि उसका भांडा तो फूट गया था। जिनशी माओ माओ से पूछता है कि उसने उस दिन वो फ्लावर वहाँ क्यों रखा था, जिस पर माओ माओ बताती है कि दरअसल लेडी लुहुआ और लेडी गोयोको दोनों ही एक वाइट मेकअप पाउडर इस्तेमाल कर रही थी जो कि पॉइजन था, और उस पाउडर को इस्तेमाल करने की वजह से ब्रॉथल में बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस मारी गई थी। अब वो बताती है कि उसे बहुत सारे पॉइजन्स के बारे में पता है। लेडी गोयोको ने उसे वो व्हाइट पाउडर दिखाया जो प्रिंसेस की नैनी इस्तेमाल करती थी। नैनी ने बताया था कि ये पाउडर दूसरे पाउडर से बहुत ज्यादा अच्छा और शाइनी है। गोयोको इस सब के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझती है, क्योंकि उसे अपने बेबी पे यूज होने वाली चीजों का खुद ख्याल रखना चाहिए था। जिनशी भी दुख से कहता है कि अगर वो पहले इस सब को समझ लेता तो शायद लेडी लुहुआ को और उसके बेटे को बचाया जा सकता था। गोयोको लुहुआ को भी ये मैसेज देती है, मगर लुहुआ उसकी किसी बात में यकीन नहीं करती। अब ये सब जानने के बाद माओ माओ सोचती है कि आखिर वो यहाँ है ही क्यों, मगर फिर वो समझ गई थी कि अब उसे लेडी गोयोको की लेडी इन वेटिंग बन के जिंदगी गुजारनी है। वो खुद से कहती है कि अब ये क्या मुसीबत है, अब तो मैं अपनी कोई भी चीज किसी से सीक्रेट नहीं रख पाऊंगी और मेरी प्राइवेसी भी गई भाड़ में। उसी रात रॉयल आर्मी के कुछ सोल्जर्स खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे कि उनमें से 2 अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसा लगता था कि उन्हें पॉइजन दिया गया। ये सभी को जब जिनशी को पता चलता है तो वो खोज लगवाता है, जिससे उसे मजीद पता चलता है कि ये खाना वहाँ के ही कुछ विलेजर्स से बनवाया गया था। उसे शक होता है कि शायद उनके दुश्मनों ने ही रॉयल आर्मी को पॉइजन दिया होगा। ये सब देखते हुए उस विलेज के लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है। जिनशी का असिस्टेंट गाओशन उससे पूछता है कि ये नई लेडी इन वेटिंग माओ माओ के बारे में आपका क्या ख्याल है। जिनशी उसे बताता है कि लेडी गोयोको के पास सिर्फ 4 मेड्स हैं, जबकि लेडी लुहुआ के पास 10। ऐसा इसलिए है कि गोयोको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। वो कभी भी किसी ऐसी मेड को अपने पास नहीं आने देती जिस पे उसे शक हो। शायद इस पैलेस में जिंदा रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिनशी को माओ माओ में कुछ तो ऐसा दिखाई दिया था जिसे वो इग्नोर नहीं कर पा रहा था। वो ना सिर्फ माओ माओ की एपोथेक्री स्किल का फायदा उठाना चाहता था, बल्कि वो पैलेस में होने वाले किसी भी इंसिडेंट में उससे हेल्प ले सकता था, और पैलेस में होने वाली बहुत सी सीक्रेट बातों को खोजने में भी वो हेल्पफुल साबित हो सकती थी। ये सुनकर गाओशन परेशान होता है कि अगर माओ माओ ने उन्हें धोखा दिया तो जिनशी स्माइल करके कहता है,
फिक्र मत करो, मैं उसे अपनी बातों में ऐसा कंफ्यूज करूंगा कि वो बस मेरे बारे में ही सोचती रहेगी। अब जब माओ माओ अपनी चीजें बांध के अपने कमरे से निकलती है ताकि वो लेडी गयूको के पास जा सके, तो उसकी दोस्त देखती है कि जिनशी तो कॉन्क्यूबाइंस के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तब जिनशी वहाँ माओ माओ के पास आता है। वो उससे वहाँ आने की वजह पूछती है तो जिनशी कहता है कि मैं बस तुम्हें यहाँ देखने आया था। ये सुन के माओ माओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है कि क्या जिनशी को और कोई काम नहीं जो हर वक्त उसके पास आ जाता है। अब जिनशी माओ माओ के बालों को भी टच करता है और नरमी से कहता है कि लेडी गुयोको का ख्याल रखना। जिनशी का ख्याल था कि माओ माओ इससे कंफ्यूज होगी, मगर ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके ऑपोजिट हो जाता है। माओ माओ को जिनशी के ये एक्शंस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इधर जिनशी, जिसको सब बहुत हॉट और अट्रैक्टिव समझते थे, माओ माओ को वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। अब माओ माओ जब जेड पेविलियन पहुंचती है जहां लेडी गुयोको रहती थी, तो वहां उसे लेडी गुयोको की सबसे पुरानी मेड होंग नियांग वेलकम करती है। वो माओ माओ को अंदर ले जाती है जहां लेडी गुयोको और उसकी बेटी लिंगली उसे बहुत अच्छे से मिलती हैं। सभी माओ माओ को देख के बहुत खुश थे। होंग नियांग माओ माओ को उसके कामों के बारे में बताती है। फिर वो उसे लिविंग रूम भी दिखा देती है जहां बाकी की 3 मेड्स भी मौजूद थीं, जिनके नाम ये थे गु युआन, आयलान, यिंग हुआ। वो तीनों मेड्स माओ माओ के बाजों पे लगे जख्मों और पट्टियों को देख के परेशान हो जाती हैं। माओ माओ अपना काम शुरू करना चाहती थी, मगर वो तीनों उसे रेस्ट करने को बोलती हैं और रोने भी लगती हैं। वो उसे बताती हैं कि माओ माओ को एक स्पेशल काम के लिए रखा गया है। माओ माओ के चले जाने के बाद वो एक दूसरे से बात करती हैं कि शायद उसे घर में मारा जाता गया होगा और पैलेस में भी उसे बहुत बुरा ही काम दिया जा रहा है। और वो बुरा काम क्या था? दरअसल माओ माओ को लेडी गुयोको के खाने को लेडी गुयोको के खाने से पहले टेस्ट करना था, ताकि ये पता चलाया जा सके कि उसमें पॉइजन तो नहीं। मगर माओ माओ को तो ये काम बहुत अच्छा लगता है। वो एक कैट की तरह एक्साइटेड हो जाती है। अगर देखा जाए तो ऐसे काम के लिए कोई भी एक्साइटेड नहीं होगा। जिनशी बताता है कि कॉन्क्यूबाइंस के खाने को पैलेस में पहुंचने से पहले तरह तरह के हाथों से होके आना पड़ता है और उस वक्त उसमें पॉइजन आसानी से मिलाया जा सकता है। खुद लेडी गुयोको के प्रेग्नेंट होने के वक्त उसे 2 मर्तबा पॉइजन दिया गया। उस वक्त जो पॉइजन को टेस्ट करने वाली थी वो पैरालाइज हो गई और आज तक वो चल नहीं पाई। अब ये सब देखते हुए बाकी सभी मेड्स माओ माओ को बहुत प्यार से देखती हैं और उससे सिंपैथी करती हैं, क्योंकि उनके ख्याल में उसका काम बहुत मुश्किल था। माओ माओ अपना काम शुरू कर देती है। इससे फौरन पता चल जाता है कि उस खाने में पॉइजन नहीं। दरअसल उसने ब्रॉथल में रहते हुए खुद अपनी बॉडी पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उससे उसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई थी। अब तो बहुत सारे पॉइजन्स उस पे इफेक्ट ही नहीं करते थे और सबसे ज्यादा खुशी की बात, उसे अच्छा खाना मिलेगा। इस खाने को खाने के बाद जब वो स्माइल करती है तो जिनशी उसे देख के बहुत हैरान होता है। बाद में होंग नियांग उसकी तारीफ करती है। वो कहती है कि अगर माओ माओ स्टार्ट से ही उन्हें बता देती कि वो पढ़ना लिखना जानती है तो उसे बहुत ज्यादा सैलरी दी जाती। मगर माओ माओ कहती है कि अगर वो ऐसा करती तो उसकी सैलरी तो उसके किडनैपर्स ले लेते। तब होंग नियांग एक बहुत एक्सपेंसिव वाज जमीन पे गिरा देती है। दरअसल वो ऐसा उस वाज को माओ माओ को पकड़ाते हुए करती है और फिर कहती है कि इस वाज को भी उसके किडनैपर्स को ही भरना चाहिए। माओ माओ फौरन समझ जाती है। उसे पता चल जाता है कि उस पॉइजन खाने का काम करने के लिए उसे एक्स्ट्रा मनी दिया जाएगा जो सिर्फ वो ही ले सकती है। अब अगले दिन माओ माओ को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ लेडी गुयोको के खाने को ही टेस्ट करेगी, बाकी कोई भी काम नहीं करेगी। इसी वजह से वो कुछ बोर हो जाती है। कुछ दिन बाद जिनशी उसे अपने पास बुलाता है, मगर माओ माओ को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिस पर जिनशी हैरान होता है कि आखिर वो उससे इम्प्रेस क्यों नहीं हो रही। वो माओ माओ को कुछ बंस दिखाता है। माओ माओ सिर्फ सूंघ के बता देती है कि उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। जिनशी ये देखकर हैरान होता है कि माओ माओ ने टेस्ट किए बगैर सिर्फ स्मेल करके बता दिया। इसके बारे में तो सिर्फ वो ही जानता था। अब ये जानकर माओ माओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जिनशी उसे ये बंस खिलाना चाहता था। इस जोक पर लेडी गुयोको हंसने लगती है। फिर जिनशी बताता है कि रॉयल आर्मी जो एक बैटल पे भेजी गई थी बीमार हो गई है। उन्हें नोजिया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी और दीगर सिम्टम्स शो हो रहे हैं। उनका खाना पास के ही एक विलेज के लोगों ने बनाया था और उस विलेज के लीडर को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उसे बहुत जल्द ही सजा सुना दी जाएगी, मगर इससे पहले इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। माओ माओ सोचती है और उसे ख्याल आता है जब जिनशी ने बताया कि वो खाना आर्मी कैंप में ही खाया गया था।
आर्मी ने अपनी प्लेट्स और चम्मच ही इस्तेमाल किए थे तो माओ माओ फौरन समझ जाती है। वो पीछे रखे एक वाज में से कुछ फ्लावर्स निकालती है और उन्हें टेस्ट करके बताती है कि ये वही पॉइजन है जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी और स्टमक प्रॉब्लम्स देता है। उसके पत्ते, रूट्स और यहाँ तक कि स्टिक्स भी सभी कुछ पॉइजन होते हैं। उसके स्टिक्स को जलाने से भी हवा में पॉइजन फैलता है। इसका मतलब था कि ये केस सॉल्व हो गया, मगर माओ माओ को अभी वहाँ से जाने नहीं दिया जाता। जिनशी कहता है कि मुझे तुमसे एक और काम भी है, तुम मुझे एक मेडिसिन बना के दोगी एपोथेकेरी को यूज करके। ये सुनकर माओ माओ बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ जिनशी गाओशन से बात करता है। वो बताता है कि वो यहाँ मौजूद सभी मेड्स और कॉन्क्यूबाइंस की लॉयल्टी को चेक करना चाहता है, क्योंकि कॉन्क्यूबाइंस को किंग के साथ लॉयल होना चाहिए। फिर माओ माओ के बारे में वो सोचता है, जिसके अजीब नजरें उसे बहुत अच्छी लगने लगती हैं। इधर माओ माओ खुशी से अपने एपोथेकेरी काम को स्टार्ट कर देती है। माओ माओ एक डॉक्टर जो बस नाम का ही डॉक्टर था और गाओशन से मिलती है। अब जैसे ही वो उस हर्ब्स के स्टोर में एंटर होती है तो उसके फेस पे खुशी को आसानी से देखा जा सकता था। वो फौरन अपने काम पे लग जाती है, मगर जिनशी की बार बार इंटरफेरेंस की वजह से वो परेशान हो रही थी। वो चॉकलेट बनाने के लिए मिल्क, बटर, शुगर, हनी और कोकोआ पाउडर जैसे इंग्रेडिएंट्स को यूज करती है। वो कुछ चॉकलेट फ्रीज होने के लिए रख देती है और कुछ अपने लिए बाद में खाने के लिए छुपा लेती है। अब जब तक चॉकलेट फ्रीज होती है वो बाहर मौजूद हर्ब्स को इकट्ठा करने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर गया। शाम के वक्त जब वो वापस आके देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी साथी तीनों मेड्स उस चॉकलेट को खा चुकी हैं और अब उन्हें कुछ होश नहीं, क्योंकि वो बहुत मजे की थी। अब ये देखकर होंग न्यांग माओ माओ को स्लैप करती है। उस रात माओ माओ अपनी बनाई हुई चॉकलेट सबको खिलाती है। सब ये देख के हैरान रह जाते हैं जब माओ माओ बताती है कि बड़ी चॉकलेट के पीसेस तो उसने अपने लिए रखे हैं, स्नैक्स के लिए। जिनशी मजाक करता है और कहता है कि वो उन्हें टेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। माओ माओ उसे देख के सोचती है कि ये कितना अट्रैक्टिव है। फिर जिनशी माओ माओ के पीछे से उसके बालों पे हाथ फेरते हुए कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो उसे थैंक्स कह के बाहर से चला जाता है। उसी रात एक मेड पैलेस की दीवार पर एक घूस्ट को देखती है। जब उस घूस्ट के करीब जाती है तो घबरा जाती है। दूसरे दिन जेड पेविलियन के किचन में जब माओ माओ कुछ बना रही थी, यिंग हुआ उसे बताती है कि पीछे के पैलेस में कोई घूस्ट है। बाद में शाओलिन भी उसे यही बताती है। वो कहती है कि वो घूस्ट मूनलाइट में डांस करता है। वो एक लड़की थी। उसे मजीद बताती है कि उसने उसे ईस्टर्न वॉल में देखा है। माओ माओ सोचने लगती है कि पैलेस में आने के सिर्फ 4 दरवाजे हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, और वहाँ पर हर वक्त गार्ड्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन उसे पता चलता है कि उन वॉल्स के पास कुछ कॉन्क्यूबाइंस की डेड बॉडीज को जमीन में दफन किया गया है, जिन्होंने इस पैलेस से भागने की कोशिश की थी। माओ माओ इन बातों पे ध्यान नहीं देती, मगर शाओलिन तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब जब माओ माओ वापस अपने काम पे जाती है तो कोर्ट फिजिशियन यानी वही डॉक्टर ग्वेन माओ माओ को स्वीट्स देने वाला होता है। तभी वहाँ जिनशी आ जाता है। ये देखकर ग्वेन और स्वीट्स लेने जाता है। जिनशी माओ माओ की तारीफ करता है, जिसपे माओ माओ सोचती है इस आदमी को और कोई काम है ही नहीं। फिर वो सोचती है कि आखिर ये पैलेस में उसे कैसे घूमने फिरने देते हैं, शायद किंग इसे पसंद करता है। जिनशी को फौरन पता चल जाता है कि माओ माओ कुछ उल्टा सोच रही है। वो माओ माओ से पूछता है क्या उसने उस घूस्ट वाली कहानी को सुना और क्या उसे नींद में चलने के बारे में पता है। ये सुनकर माओ माओ तो इस र्यूमर पे यकीन करने लगती है। जिनशी के पूछने पर कि क्या उसका कोई ट्रीटमेंट है, माओ माओ बताती है कि नींद में चलने का कोई ट्रीटमेंट नहीं, मगर जिनशी चाहता था कि माओ माओ इन्वेस्टिगेट करे। रात को गाओशन माओ माओ को ईस्टर्न वॉल की तरफ ले जाता है, जहाँ एक मेड फोयो डांस कर रही थी। वो एक मिडिल लेवल की मेड थी जिसे एक आर्मी ऑफिसर को रिवार्ड के तौर पे भेजा जाने वाला था। बाद में ग्वेन बताता है कि फोयो ने 2 साल पहले बहुत कुछ बर्दाश्त किया। दरअसल वो किंग के सामने डांस करते हुए गिर गई थी, जिसके बाद किंग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तब से वो खुद को अपने कमरे में बंद रखती है। माओ माओ सोचती है कि शायद इसी वजह से फोयो को नींद में चलने की आदत हो गई है, मगर अभी वो मजीद इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। उसे पता चलता है कि फोयो एक स्मॉल स्टेट की प्रिंसेस है और उसे वापस वहीं भेजा जा रहा है। माओ माओ और गाओशन फोयो को देखते हैं और तब उसे देख के माओ माओ को एक फ्लावर कॉटन रोज याद आ जाता है। एक वाइट फ्लावर जो सुबह को वाइट होता है मगर शाम होते ही पिंक हो जाता है। माओ माओ को पता चलता है कि पहले फोयो नींद में चलते हुए साउदर्न वॉल पे देखी जाती थी, मगर अब वो ईस्टर्न वॉल पे डांस करती है।
माओ माओ को ख्याल आता है कि उसके फादर उसे हमेशा कहा करते थे कि सिर्फ बातें सुन के उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बाद में जेड पेविलियन में माओ माओ बताती है कि एक बार एक बहुत फेमस कॉन्क्यूबाइन थी जिसे सेल किया जाना था, मगर वो डील ना हो सकी और फिर उस कॉन्क्यूबाइन ने ऐसे ही नींद में घूमना शुरू कर दिया जैसे वो कोई घोस्ट बन गई हो। शायद ये सभी कुछ स्ट्रेस की वजह से होता है, लेकिन ये सभी कुछ उस कॉन्क्यूबाइन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो नींद में चलती है। फिर जब उसकी डील खत्म हो गई तो उसकी ये आदत खुद से ही खत्म हो गई। गोयो को समझ आती है कि शायद वो कॉन्क्यूबाइन किसी के पास भी नहीं जाना चाहती थी और उसे खरीदने वाला एक रिच मर्चेंट था जिसकी वाइफ, बच्चे और यहाँ तक के बच्चों के भी बच्चे थे, और फिर उसके पास सिर्फ 1 साल तो था। अब ये सब सुनकर सब सोचने लगते हैं कि शायद फोयो भी इसी सब से गुजर रही है। उसी दिन फोयो को उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है और बाहर बिल्कुल भी निकलने नहीं दिया जाता। आखिर वो दिन आ ही जाता है जब फोयो को उस आर्मी ऑफिसर के साथ भेज दिया जाना था, मगर लेडी गोयो को माओ माओ से कहती है कि तुमने हमें पूरी बात नहीं बताई, तुम मुझे पूरी बात बताओ। माओ माओ डिसाइड करती है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को सीक्रेट ही रखेगी, मगर फिर उसे लेडी गोयोको को सब बताना ही पड़ता है। वो एक और कॉन्क्यूबाइन के बारे में बताती है जिस पे हुई डील इसी वजह से खत्म कर दी गई जिस वजह से पहली वाली की गई। लेकिन कुछ टाइम बाद उस कॉन्क्यूबाइन को दोबारा से सेल करने के लिए लाया गया, मगर अब वो फोयो की तरह नींद में चलने लगी थी, इसलिए उसकी प्राइस आधी हो गई। लेकिन ये सब एक स्कैम था। दोनों सेलर्स एक दूसरे को जानते थे। उसने खुद को बीमार शो किया ताकि पहली डील खुद से खत्म हो सके और फिर असल सेलर उसे हाफ प्राइस पे खरीद ले। अब उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कॉन्क्यूबाइन उस शख्स से मिलना चाहती थी जिसे वो पसंद करती थी और वो उसकी प्राइस भी दे सकता था। माओ माओ समझ जाती है कि लेडी फोयो भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन में फंसी हुई है। दरअसल फोयो और वो मिलिट्री ऑफिसर दोनों बचपन के दोस्त थे जो एक दूसरे को जानते थे। वो मिलिट्री ऑफिसर अभी होने वाली बैटल में भी अपनी स्किल्स को शो कर चुका था और जब उससे पूछा गया कि उसे रिवॉर्ड में क्या चाहिए तो उसने लेडी फोयो को मांगा। एक ऑर्डिनरी मिलिट्री ऑफिसर होने की वजह से वो कभी भी खुद से किसी प्रिंसेस को नहीं मांग सकता था, लेकिन जब फोयो को पैलेस के पिछले हिस्से में भेज दिया गया तो ये बात फोयो के लिए काफी परेशान कुन थी। वो जानबूझकर किंग के सामने डांस करते हुए गिर गई और रिजल्ट ये निकला कि किंग ने उसकी तरफ बिल्कुल भी कोई अटेंशन न दी। इसी वजह से वो अभी तक वर्जिन और प्योर थी, मगर अगर उसे किसी और के हवाले किया जाना था तो किंग दोबारा से उसमें इंटरेस्टेड हो सकता था। इसीलिए शायद उसने नींद में चलने का नाटक किया ताकि किंग का ध्यान उस पे बिल्कुल भी ना आए। और अभी होने वाली बैटल में इसीलिए वो ईस्टर्न वॉल पे डांस कर रही थी क्योंकि ये सब वो उस शख्स के लिए कर रही थी जिसे वो पसंद करती थी। माओ माओ बताती है कि ये सब सिर्फ उसकी अपनी ओपिनियन है, ऐसा वाकई में हो ये जरूरी नहीं। फिर हम देखते हैं कि फोयो ब्लश करने लगती है जब उस मिलिट्री ऑफिसर से मिलती है। ये देखकर लेडी गोयो को कहती है कि लेडी फोयो तो बहुत लकी है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि लेडी लिहुआ की मेड्स माओ माओ को बातें सुनाती हैं क्योंकि वो लेडी लिहुआ के लिए खाने को कुछ लाई थी। दरअसल कुछ दिन पहले किंग ने माओ माओ को ये सब करने को बोला था जब माओ माओ ने किंग के सामने अपनी स्किल को शो किया। इसीलिए किंग चाहता था कि माओ माओ खुद लेडी लिहुआ जो काफी बीमार है उसका ट्रीटमेंट करे। माओ माओ किंग को ना तो नहीं कर सकती थी क्योंकि किंग का ऑर्डर ना मानने का मतलब जान से जाना था। माओ माओ को ये सब बर्दाश्त करना पड़ा क्योंकि लेडी लिहुआ की मेड्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अगर माओ माओ को ये सब हर सूरत सहना ही था। वो सभी मेड्स शायद माओ माओ को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो लेडी गोयोको की मेड जो थी हर बार जाने पे वो उसे धिक्के मार के बाहर निकाल देती। अब लंच के टाइम वो उससे बात करती है और कहती है कि शायद लेडी लिहुआ अभी तक उस व्हाइट पाउडर के पॉइजन की वजह से बीमार है। हकीकत में वो पाउडर पैलेस में बैन हो चुका था। शाओलिन इस बात पे भी खुश थी कि माओ माओ को डायरेक्ट किंग की तरफ से काम करने का ऑर्डर मिला है, मगर माओ माओ सिर्फ ये सोचती है कि शायद किंग को अपने पर्सनल डॉक्टर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं। पैलेस के किचन में माओ माओ लेडी लिहुआ के लिए खुद खाना बनाती है क्योंकि उसके ख्याल में पहले पॉइजन को बॉडी से निकालना जरूरी था। इसीलिए वो लेडी लिहुआ को फाइबर और पोर्ज खिलाने की कोशिश करती है, मगर जब वो उस खाने को लेके क्रिस्टल पेविलियन पहुंचती है तो एक बार फिर से उसे मेड्स आंखें दिखाती हैं, ये कहते हुए कि उस जैसी लड़की की यहाँ कोई जगह नहीं। फिर माओ माओ देखती है कि लेडी लिहुआ की मेड उसके लिए जो खाना लेके जा रही है वो तो बहुत टेस्टी है, मगर लेडी लिहुआ की बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं।
लेडी लिहुआ जैसे ही वो खाना खाती है तो उसका गला बंद हो जाता है और उससे कुछ भी नहीं खाया जाता। मेड्स इस सब का इल्जाम भी माओ माओ पे डालती हैं कि उसके आने की वजह से लेडी लिहुआ की तबीयत और खराब हो गई और एक बार फिर से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन इस बार जिनशी और गाओशेन भी ये सब देख लेते हैं। माओ माओ सोचती है कि क्या वो वाकई में लेडी लिहुआ को नहीं बचा पाएगी और फिर उसे मार दिया जाएगा, लेकिन जिनशी उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। वो लेडी लिहुआ की मेड से कहता है कि तुम लोग कितनी खूबसूरत हो और इसी तरह वो उनकी तारीफ करके उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है। माओ माओ एक बार फिर खाना लेके लेडी लिहुआ के पास जाती है और उसे रियलाइज होता है कि लेडी लिहुआ अभी भी खाना खा सकती है। माओ माओ उसके फेस से पसीना साफ करती है और तभी उसे वही व्हाइट मेकअप पाउडर दिखाई देता है। वो चीख के कहती है कि ये तो वही पॉइजन पाउडर है जो पहले भी यूज हुआ था। माओ माओ फौरन उस मेड के पास पहुंचती है जो लेडी लिहुआ का मेकअप करती थी और उसे एक जोरदार स्लैप मारती है बगैर कुछ सोचे। माओ माओ उसे ड्रैग करके नीचे लाती है और उस पे पूरा व्हाइट पाउडर फेंक देती है। माओ माओ नीचे झुकती है और कहती है अब ये पॉइजन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सारी बॉडी में फैल जाएगा, लेकिन फिक्र मत करो, तुम भी लेडी लिहुआ जैसी ब्यूटीफुल दिखोगी जिसमें कोई जान नहीं होगी और ब्लड भी खत्म हो जाएगा, आंखें भी अंदर घुस जाएंगी और सिर्फ एक ऐसी बॉडी रह जाएगी जो कुछ भी खा पी नहीं सकेगी। अब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये एक चीज क्यों बैन की गई थी। माओ माओ से लेडी लिहुआ के करीब ले जाती है और फोर्सफुली कहती है कि अपनी लेडी को देखो। ये देखकर उस मेड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माओ माओ गुस्से से चीखते हुए कहती है कौन खुश होगा कि उसे भी उसी पॉइजन से मारा जाए जिससे उसके बेटे को मारा गया। फिर माओ माओ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दूसरी मेड्स को ऑर्डर करती है कि फौरन ये गंद साफ करो। इसके बाद माओ माओ लेडी लिहुआ की खुद केयर करना शुरू करती है और वो भी डेली। जिस औरत ने वो पॉइजन पाउडर हाइड किया था उसे प्रिजन में डाल दिया जाता है। एक दिन जब माओ माओ लेडी लिहुआ के पास बैठी थी तो लेडी लिहुआ अपनी आंखें खोलती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया। माओ माओ बगैर कुछ सोचे बोलती है अगर आप वाकई मरना चाहती थी तो खाना छोड़ देती। आप खाना खाती थी इसका मतलब कि आप जीना चाहती थी। अपने मरे हुए बेटे को वो याद करती है। दिन गुजरते जाते हैं और माओ माओ की केयर से लेडी लिहुआ की तबीयत अब बहुत अच्छी हो गई थी। एक दिन वही मेड जो मेकअप किया करती थी प्रिजन से बाहर निकल आती है। वो माओ माओ से प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। वो माओ माओ से कहती है कि अब से लेडी लिहुआ को वही संभालेगी ताकि माओ माओ को कुछ रेस्ट मिल सके। ये बात करते हुए खुद उसकी अपनी आंखों में आंसू थे क्योंकि एक बार फिर से उसे अपनी लेडी को सर्व करने का मौका मिल रहा था। अब तकरीबन 2 महीने बाद लेडी लिहुआ एक बार फिर से चलने के काबिल हो गई थी। माओ माओ को जब कुछ रेस्ट करने का मौका मिलता है तो लेडी लिहुआ उसके पास आके उसके बालों पे हाथ फेरती है और उसे थैंक्स बोलती है। फिर वो दिन आता है जब माओ माओ को आखिरकार क्रिस्टल पेविलियन छोड़ना था। लेडी लिहुआ उससे पूछती है कि क्या तुम भी कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। माओ माओ बोलती है कि पता नहीं, लेकिन आप दोबारा कोशिश जरूर करें। लेडी लिहुआ कहती है कि उनकी मोहब्बत मेरे लिए खत्म हो चुकी है, यानी किंग की। माओ माओ बताती है कि किंग ने मुझे खुद आपके पास भेजा, इसका मतलब है कि वो जरूर आपसे मिलने आएंगे। ये सुनकर लेडी लिहुआ कंफ्यूज हो जाती है कि वो कैसे लेडी गोयोको को कम्पीट करेगी। माओ माओ कहती है कि ये कम्पीट करने का मामला नहीं, दुनिया में हजारों किस्म के फूल होते हैं, लेकिन ये डिसाइड कौन कर सकता है कि पियोनी खूबसूरत है या बेल फ्लावर। लेडी लिहुआ कहती है कि उसके पास ना तो खूबसूरत आंखें हैं और ना खूबसूरत बाल। माओ माओ हंसते हुए कहती है कि आपके पास दूसरी ऐसी चीजें हैं जो और किसी के पास नहीं। फिर माओ माओ से एक स्पेशल टेक्निक बताती है जो उसने ब्रॉथल्स में सीखी थी। लेडी लिहुआ उन टेक्निक्स को सुन के ब्लश करने लगती है। अनफॉर्चुनेटली माओ माओ को खुद के लिए तो ऐसी कोई स्पेशल टेक्निक नहीं आती थी। अब आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ड्स के साथ लड़ रहा हो। जिनशी अपने असिस्टेंट गाओशेन के साथ स्वर्डमैनशिप कर रहा था। वो जीत जाता है। बाद में बात लेते वक्त जिनशी गाओशेन से कहता है कि माओ माओ कैसी है। तब वो सीन को सोचता है जब माओ माओ ने लेडी लिहुआ के मेकअप करने वाली मेड को स्लैप किया था और डांटा था। इधर कहीं और माओ माओ और शाओलिन लंच कर रही होती हैं। शाओलिन बताती है कि एक र्यूमर हर तरफ फैल चुकी है। पैलेस की एक मेड एक मिलिट्री ऑफिसर को अपना दीवाना बना चुकी है जो औरतों से हेट करता है। फिर शाओलिन आहिस्ता से कहती है शायद उसने कोई मेडिसिन यूज की हो। ये सुनकर माओ माओ घबरा जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने जिनशी को भी वैसा ही कुछ दिया था। अब डॉक्टर के रूम में माओ माओ ग्वेन को फ्रेश मशरूम्स दिखाती है और वो दोनों उन्हें सोया सॉस के साथ फ्राई करके खाते हैं। तभी एक आदमी अंदर आता है जो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था।
वो पूछता है कि क्या तुम कोई ऐसी मेडिसिन बना सकती हो जो कर्स को ट्रीट करे। फिर वो अपने हाथ दिखाता है जिसपे बहुत सारे रैशेस थे। माओ माओ फौरन पहचान जाती है कि ये सिर्फ रैश हैं और इसके लिए ऑइंटमेंट ही जरूरी है, इसलिए वो उसे बनाने लगती है। मगर वो आदमी कहता है कि ये सब 2 रात पहले शुरू हुआ, जब वो ट्रैश को जलाने की जगह पे काम कर रहा था। वहाँ उसे कुछ अजीब राइटिंग वाले टैबलेट्स मिले जो उसने आग में फेंक दिए। तब आग में बहुत सारे कलर्स निकलने लगे। उसने देखा कि उसके हाथ इस तरह कर्स हो चुके हैं। माओ माओ एक ऐसा ही टैबलेट आग में डाल के दिखाती है और फिर बताती है कि इसमें से मुख्तलिफ कलर्स क्यों निकल रहे हैं। वो कहती है कि ये कोई कर्स नहीं बल्कि इन टैबलेट्स में मौजूद केमिकल की वजह से ये रैश हो गए हैं। फिर वो उसे ऑइंटमेंट देती है। तभी जिनशी वहाँ आता है और माओ माओ की तारीफ करता है। उसे साथ ले जाता है ताकि वो उन टैबलेट्स के बारे में और जान सके। तो वो गाओशिन को ऑर्डर करता है कि जो भी रैश वाले लोग हों उन्हें ढूंढ के लाओ। जब माओ माओ उसके साथ जाती है तो वो अंदाजा लगाती है कि ये केमिकल वाले टैबलेट्स दरअसल कोई हिडन मैसेज हो सकते हैं। जेड पेविलियन में मेड्स माओ माओ को बुलाती हैं कि जल्द ही एक सेलिब्रेशन होने वाली है, इसलिए वो माओ माओ को भी तैयार कर रही होती हैं। वो सेलिब्रेशन साल में सिर्फ 2 बार होती है, जब किंग और उसके साथी ऑफिसर्स खाना खाने और एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ आते हैं। किंग की अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए कॉर्टिजन्स को देखने और एंजॉय करने के लिए वो वहाँ आया करता था। दरअसल वहाँ पर 4 कॉर्टिजन्स थी जो वक्त आने पे कॉन्क्यूबाइन बन सकती थी। उस सेलिब्रेशन में कोई खास काम तो होता नहीं था, बस किंग के साथ बैठ के एंजॉय ही करना होता था। लेडी गुयोको बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये उसकी बेटी की भी पहली सेलिब्रेशन थी और वहाँ पर 4 कॉर्टिजन्स भी आने वाली थी। असल में ये सेलिब्रेशन एक तरह से कंपटीशन भी था जिसमें कॉर्टिजन्स को किंग का दिल जीतना था। बाद में गाओशिन बताता है कि उसे पैलेस में कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसको इस तरह के रैश हुए हों। अब हमें लेडी गुयोको दिखाई जाती है जो सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह रेडी हो चुकी थी। उसकी मेड्स उसकी खूबसूरती की तारीफ करती हैं क्योंकि उसे रेड कलर का सूट पहना था और वो उस पर सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेडी गुयोको अब अपनी तमाम मेड्स को ज्वेलरी गिफ्ट करती है ताकि उस ज्वेलरी से लेडी गुयोको की मेड्स को पहचाना जा सके। फिर वो माओ माओ को पकड़ के भी तैयार करने लगती हैं। अब जब उसके फेस को साफ किया जाता है तो माओ माओ एक ठंडी सांस निकालती है क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि वो पकड़ी गई। अब हमें उन 4 कॉर्टिजन्स के बारे में बताया जाता है जिनमें एक लेडी गुयोको जिसे द प्रेशियस कॉन्सोर्ट कहा जाता था, लेडी लिहुआ जिसे द वाइज कॉन्सोर्ट कहा जाता था, लेडी लिशु जिसे द वर्चुअस कॉन्सोर्ट कहा जाता था और लेडी आहडू जिसे द प्योर कॉन्सोर्ट कहा जाता था। तब जिनशी आता है और लेडी गुयोको और उसकी मेड्स को वेलकम करता है, मगर असल में तो वो माओ माओ को देखने आया था। जब उसे देखता है तो हैरान रह जाता है। वो पहचान ही नहीं पाता कि ये वही माओ माओ है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो पूछता है, क्या तुमने मेकअप लगाया है? तुम्हारे फेस पर तो मौजूद फ्रेकल्स गायब हो गए हैं। मगर माओ माओ बताती है कि उसने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, बल्कि फ्रेकल्स तो वो खुद से डाला करती थी। दरअसल जो फ्रेकल्स थे वो मेकअप था, यानी वो हमेशा से मेकअप किया करती थी और आज जब उसने मेकअप करना चाहिए था तब उसने कोई मेकअप नहीं किया था, यानी सब उल्टा था। ये सुनकर जिनशी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो उससे कहता है कि ऐसा क्यों किया तुमने? माओ माओ कहती है कि वो ये सब इसलिए करती थी ताकि कोई उसे घसीट कर किसी गली में ना ले जाए। इस बात का मतलब ये था कि वो एक ऐसे एरिया में ग्रो अप हुई थी जहाँ पर हर तरफ ब्रॉथल्स ही ब्रॉथल्स थे। बहुत से ऐसे मर्द थे जिनके पास पैसे नहीं थे, कुछ बहुत ज्यादा बीमार थे, इसलिए एक छोटी दुबली पतली और फ्रेकल्स वाली लड़की को तो एटलीस्ट वो बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन फिर भी एक दिन अनलकीली उसे किडनैप करके यहाँ सेल कर दिया गया। ये कहते हुए वो दुखी हो जाती है। ये सुनकर जिनशी को भी अच्छा नहीं लगता और वो एम्बैरस होके कहता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे तुम्हें उन लोगों से बचाना चाहिए था, मगर मैं ना रोक सका। माओ माओ कहती है कि कोई बात नहीं, खरीदने वाले को कैसे पता चलेगा कि कोई लड़की सेल की गई है या किडनैप। ये सब सोचकर माओ माओ को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, मगर वो जानती थी कि सब में जिनशी की कोई गलती नहीं। जिनशी सबके लिए उससे अपोलोजाइज करता है और उसके बालों में खूबसूरत पिन लगाता है जिससे माओ माओ ब्लश करने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि ये पिन देने का मतलब क्या है। तभी सभी मेड्स वहाँ आ जाती हैं और उसे कांग्रेट्स करती हैं, मगर इससे पहले कि माओ माओ इस बारे में उनसे कुछ पूछ पाती, ड्रम्स बजने लगते हैं, जिसका मतलब था कि सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 4 कॉर्टिजन्स अपनी सीट्स पर बैठ चुकी थीं और किंग भी वहाँ मौजूद था। लेडी गुयोको की मेड को तो सर्दी लग रही थी, इसलिए वो एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। माओ माओ सेलिब्रेशन को देख के सोचती है कि ये सब कुछ जरूर किसी बड़ी रीजन के लिए किया गया है।
वो देखती है कि प्रिंसेस को एक औरत ने पकड़ा हुआ है। वो सोचती है कि ये कौन है। तब उसे पता चलता है कि वो किंग की मदर एंशी थी। उसकी खूबसूरती और यूथफुल अपीयरेंस को देखकर माओ माओ हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो किंग को तब जन्म दिया था जब वो सिर्फ 11 साल की थी। इससे हमें मालूम होता है कि वो क्यों अभी तक यूथफुल और फ्रेश दिखाई देती थी। उसके 2 बच्चे थे, किंग और उसका छोटा भाई, जो इतना बीमार था कि उसे पैलेस से बाहर नहीं आने दिया जाता। माओ माओ और लेडी गोयोको के पीछे यिंग हुआ भी मौजूद थी। लेडी ली हुआ की मेड्स उन सभी को चिढ़ा रही थी, खास तौर पर माओ माओ को। माओ माओ सोचती है कि आखिर ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही। तब माओ माओ उन्हें वार्न करती है कि अगर उन्होंने उन्हें बुली करना बंद ना किया तो वो उन सब पे पॉइजन फेंक देगी। इस सब से वो मेड्स इतना डरती हैं कि वो वहाँ से भाग ही जाती हैं। दूसरी तरफ लेडी गोयोको की मेड्स हमेशा माओ माओ को अपना समझती थी, क्योंकि उनके ख्याल में माओ माओ बहुत अच्छी लड़की थी। तो कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। वो खुद को बचाने के लिए अपने फेस पर फ्रेकल्स बनाती थी और कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती थी। उसने 2 महीने क्रिस्टल पेविलियन में वो सब कुछ टॉलरेट किया जो लेडी लिहुआ की मेड्स ने उसके साथ किया। फिर भी वो हमेशा लेडी लिहुआ की केयर करती रही। जिनशी भी माओ माओ को बहुत पसंद करता था, लेकिन माओ माओ तो ये सब जानती ही नहीं थी कि सब उसे कितना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ आहडो की मेड्स लीशु की मेड्स को डांटने लगती हैं, क्योंकि लीशु का ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके ड्रेस का कलर भी रेड था। असल में रेड कलर सिर्फ लेडी गोयोको के लिए ही स्पेशल समझा जाता था। लेडी आहडो और लेडी लीशु दोनों के ग्रुप्स एक दूसरे के राइवल्स थे। लीशु की एज 14 साल थी, जबकि आहडो की एज 35 साल थी। तब हमें स्टोरी का ट्विस्ट पता चलता है कि वो दोनों पहले मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ थी। ये सब थोड़ा अजीब था। अब यहाँ हमें लगता है कि शायद आहडू मदर इन लॉ होगी और लीशु डॉटर इन लॉ, मगर ऐसा नहीं था। असल में पिछले किंग की जब डेथ हुई तो उसकी कॉर्टिजन को अब के किंग के पास भेज दिया गया, और वो कॉर्टिजन लीशु थी। उसकी एज तब बहुत कम थी। अब जब लीशु माओ माओ के पास से गुजरती है तो माओ माओ कहती है कि उसे व्हाइट ड्रेस ज्यादा अच्छा लगेगा। माओ माओ सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पर एक शख्स लिहाकू आता है जो उसे एक हेयर पिन देता है। माओ माओ को लगता है कि वो ये पिन सभी को दे रहा है। माओ माओ भी वो पिन ले लेती है, जिस पर लिहाकू वहाँ से खुशी से भाग जाता है। माओ माओ सोचती है कि ये तो पागल था। अब वो पिन को देख ही रही थी कि वहाँ लेडी लिहुआ आती है और कहती है कि तुम्हें और भी पिन्स मिलनी चाहिए। फिर वो माओ माओ को अपनी पर्सनल पिन देती है और चली जाती है। अब मसला ये था कि माओ माओ उन पिन्स का करेगी क्या। अब जब खाना शुरू होता है तो माओ माओ खाने को टेस्ट करती है, मगर उसके साथ बैठी मेड को भी खाना टेस्ट करना था, लेकिन वो डरी हुई थी। सिर्फ माओ माओ ही ऐसी थी जिसे ऐसा खाना खा के कुछ भी नहीं होता था। माओ माओ एक स्पेशल तरह की फिश को भी टेस्ट करती है। इसके बाद उसे एक और फिश और सब्जियां दी जाती हैं जो किंग की फेवरेट डिश थी। उसमें एक ब्लू बैक नामी फिश को यूज किया जाता था, मगर आज जेली फिश को यूज किया गया था। माओ माओ समझ जाती है कि ये शेफ की नहीं बल्कि सर्व करने वाले की गलती है, क्योंकि किंग का शेफ ऐसी गलती कभी भी नहीं कर सकता। फिर वो देखते हैं कि लेडी लीशु फिश को देखकर बहुत अजीब बिहेव कर रही है, लेकिन वो किंग के सामने खाने से ना नहीं कर सकती थी। माओ माओ सोचती है कि शायद लेडी लीशु को ये फिश बिल्कुल पसंद नहीं। तभी वो देखती है कि लीशु का खाना टेस्ट करने वाली मेड अजीब तरह से हंस रही है। अगली डिश चखने पर माओ माओ को बहुत मजा आता है और इसी तरह उसे खाना खाते हुए मजे लेते देख लिहाकू को भी अजीब लगता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये खाना इसे इतना मजे का क्यों लग रहा है। माओ माओ तब बोलती है कि ये खाना पॉइजनस है। वो वहाँ से जाने लगती है, मगर जिनशी वहाँ आ जाता है। वो बताता है कि दूसरी साइड पे एक ऑफिसर ने भी इस खाने को टेस्ट किया और वो फेंट हो चुका है। जिनशी माओ माओ को देख के हैरान था कि वो पॉइजनस खाना खाने के बावजूद ठीक कैसे है। वो माओ माओ को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, मगर माओ माओ बताती है कि वो पॉइजन को निकाल चुकी है। साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं ऐसा खाना खा लेना चाहती थी ताकि वो मेरे अंदर रहता और मैं जमीन पे गिरी होती। फिर वो मजाक में जिनशी से कहती है, क्या मैं वाकई वो वाला खाना खा लूं? जिनशी उसे स्टूपिड कह के डांटता है। वो बताता है कि ऑफिसर ने जानबूझ के वो खाना खाया। वो जानता था कि वो पॉइजनस है। दरअसल उसने ये चेक करने के लिए वो खाना खाया कि क्या वाकई वो पॉइजनस है या नहीं, और फिर वो गिर गया। ये सुनकर माओ माओ उसे एक मेडिसिन देती है जो एंटीडोट था, ताकि उस ऑफिसर को बचाया जा सके। मगर जिनशी को तो बस माओ माओ की फिक्र थी। वो उसे ड्रैग करते हुए वहाँ से ले जा रहा था, मगर माओ माओ को उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था।
अब पैलेस के हॉस्पिटल ले जाने पर माओ माओ वहाँ पे वॉमिट करती है। फिर उसे मेडिसिन दी जाती है जिससे वो ठीक हो जाती है। जिनशी जानना चाहता था कि आखिर किसने लेडी गोयोको को पॉइजन देने की कोशिश की। माओ माओ उसे एडवाइस करती है कि उन्हें लेडी लीशु से मिलना चाहिए। अब जब वो वहाँ उससे मिलते हैं तो माओ माओ को पता चल जाता है कि लेडी लीशु को एलर्जी है। दरअसल ऐसा उस फिश को खाने की वजह से हुआ था। माओ माओ सबको रियलिटी बताती है। वो कहती है कि उसे खुद भी बकव्हीट से एलर्जी है। उसने बहुत ट्राई किया कि वो इस एलर्जी को खत्म कर सके, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसकी तबीयत और खराब हो गई। लेडी लीशु पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। माओ माओ कहती है कि इस बार इस डिश में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, यानी आपको दी गई डिश दरअसल लेडी गोयोको की थी और आप दोनों की डिशेस एक दूसरे से बदल गईं। ये सुनते ही लेडी लीशु की मेड की तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं, जैसे उसी ने ये गलती की हो। माओ माओ बताती है कि किसी भी ऐसे खाने को किसी को जानबूझ के देना जिससे उसे एलर्जी हो, उसे पॉइजन देने के बराबर ही है। अब ये सुनकर तो मेड के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। माओ माओ तब एक लिस्ट बनाती है जिसमें वो सभी चीजें लिखी हुई थी जो लेडी लीशु को नहीं खानी, और साथ ही वो उस मेड को बहुत बुरे तरीके से देखती है। तब जिनशी को पता चलता है कि ये सभी कुछ टेस्ट करने वाले की वजह से हुआ। माओ माओ कहती है कि ये पॉइजन असल में लेडी गोयोको को नहीं बल्कि लेडी लीशु को ही मारने के लिए रखा गया था। ये सुनकर जिनशी और ज्यादा हैरान होता है कि क्या ये पॉइजन वाली कहानी उस कलरफुल टैबलेट्स वाली कहानी से तो नहीं जुड़ती। माओ माओ जब छोटी थी तो हमेशा अपने फादर के पीछे पीछे ही रहा करती थी। वो सोचती है कि अब उसके फादर कैसे होंगे। उस इंसिडेंट के बाद वो रेस्ट करती है, मगर इतना ज्यादा सोना उसे अच्छा नहीं लगता। अपने काम पर वापस आने के बाद लेडी गोयोको को उसके फेस पर दोबारा से फ्रेकल्स दिखाई देते हैं। माओ माओ बताती है कि उन फ्रेकल्स के बगैर तो मुझे सभी कुछ कलरलेस लगता है। अब गाओशन आता है और वो खाना लाता है जो लेडी गोयोको को खाना था, ताकि माओ माओ उसे टेस्ट कर सके। तब माओ माओ एक और ट्रिक लगाती है। वो एक कॉटन बड, पाउडर और ब्रश निकालती है और एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए उस खाने वाले पॉट पे लगे फिंगरप्रिंट्स को शो करती है। इस ट्रिक से माओ माओ को पता चलता है कि वो पॉट 4 लोगों के हाथों में आया था। सबसे पहले 3 लोग थे जिन्होंने इस पॉट को टच किया, एक जिसने खाना डाला, दूसरा जो लेके आया और तीसरा लेडी लीशु के खाने को टेस्ट करने वाला। मगर चौथा कौन था? एक बाहर वाला जिसने पॉट को टच किया था। माओ माओ बताती है कि असल में उसी शख्स ने पॉइजन खाने में डाला था। गाओशन को हैरत होती है कि फिर लेडी लीशु की टेस्टर के फिंगरप्रिंट्स उस स्पॉट पे क्यों है। माओ माओ कहती है कि शायद उसे पता नहीं था कि इसमें पॉइजन है। गाओशन ये सुनकर हैरान होता है कि एक मेड ऐसा कैसे कर सकती है। माओ माओ बताती है कि ये सभी कुछ मेरा अपना ओपिनियन है, इस पे अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर वो लेडी लीशु के ड्रेस के बारे में बात करती है कि अगर उन्हें पता था कि लेडी गोयोको कौन सा ड्रेस पहन रही है तो उन्होंने लेडी लीशु को भी वही ड्रेस और कलर क्यों पहनाया। और फिर लेडी लीशु की मेड्स के ड्रेसेस भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे, जबकि बाकी सबके तो बहुत अच्छे थे। इस सब से लेडी लीशु का बहुत मजाक उड़ाया गया। माओ माओ को याद आता है कि आहडो की मेड्स लेडी लीशु की मेड्स को डांट रही थी। पैलेस में हर तरफ एनिमीज थे और एक कॉर्टिजन के लिए उसकी मेड्स ही उसकी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होती थी। माओ माओ को पक्का यकीन था कि लेडी लीशु की मेड्स उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। और जहाँ तक खाने की बात थी कि अगर टेस्टर को ये नहीं पता था कि वो पॉइजनस है, मगर फिर भी उसने ये खाना लेडी लीशु को दिया, तो क्यों दिया? इस सब के पीछे शायद एक ही रीजन हो सकती है, और वो ये कि लेडी लीशु पिछले किंग की वाइफ रह चुकी थी और अब अपने ही हस्बैंड के बेटे से शादी करना कल्चरली बहुत बड़ा एक्ट था। अब गाओशन माओ माओ से पूछता है कि फिर तुमने उस दिन लेडी लीशु की टेस्टर को क्यों बचा लिया। ये सुनकर माओ माओ को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि एक मेड की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं, स्पेशली एक टेस्टर की। उसे किसी भी वक्त आसानी से मारा जा सकता है। अगले दिन लंच पर जब शाओलिंग को पता चलता है कि माओ माओ को कुछ हेयर पिन्स मिली हैं, तो वो कैजुअली कहती है कि अब तुम पैलेस से बाहर जा सकती हो। माओ माओ ये सुनकर हैरान हो जाती है। रॉयल पैलेस में काम करने वाली मेड्स कभी भी बाहर के मेल से नहीं मिल सकती, मगर स्पेशल परमिशन से वो एक मेल के साथ बाहर जा सकती हैं। इस सब का मतलब यही था कि एक फीमेल उन पिन्स के थ्रू किसी भी मेल से ये कह सकती है कि उसे पैलेस से बाहर ले जाया जाए। इधर लिहाकू को पता चलता है कि उसकी दी गई हेयर पिन का आंसर आ गया है, यानी उससे माओ माओ मिलना चाहती है। तो वो सोचने लगता है कि अब मैं उसे ना कैसे करूं। माओ माओ उससे मिलने आती है और वो फौरन पूछता है, तुम कौन हो? तब उसे पता चलता है कि माओ माओ उस हेयर पिन के थ्रू अपने घर जाना चाहती है। ये सुनकर लिहाकू परेशान हो जाता है।
उसे गुस्सा आता है कि एक ऑर्डिनरी लड़की एक मिलिट्री ऑफिसर से ऐसा कैसे कह सकती है। उसे डांटता है और कहता है कि तुम मुझे सिर्फ यूज करना चाहती हो। मगर माओ माओ कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो उसे कुछ इनविटेशंस दिखाती है। वो डिग्रेस हाउस की 3 कॉन्क्यूबाइंस के, जहाँ जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। ये सुनकर लिहाकू हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसा इनविटेशन ना ही मिनिस्टर्स को मिल सकता है और ना ही जनरल्स को। वो सोचता है अगर वो ना करेगा तो माओ माओ के पास 2 हेयर पिन्स और भी हैं, और ये पिन्स उसे उन लोगों ने दी थी जो लिहाकू से भी ऊपर के लेवल के थे। अब ये देखकर लिहाकू को उसकी बात माननी पड़ती है। कुछ टाइम बाद जिनशी जब अपना सारा ऑफिस वर्क कंप्लीट कर लेता है तो वो माओ माओ से मिलने जाता है, मगर उसे पता चलता है कि वो तो किसी और के साथ जा चुकी है। ये सुनकर उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है, मगर लेडी गोयोको ने तो ये बात उसे मजाक में बताई थी। असल में माओ माओ सिर्फ 3 दिन के लिए ही अपने घर गई थी। माओ माओ का घर जहाँ वो ग्रो अप हुई थी पैलेस से थोड़े ही दूर था। वो लिहाकू के साथ वो डिग्रेस हाउस पहुँचती है। वहाँ की ऑनर माओ माओ से मिलती है तो वो उसे उसके बैली में पंच करती है। माओ माओ जमीन पे गिर जाती है। ऑनर आगे बढ़ती है और कहती है कि पैरन को बुलाओ। बाद में हमें पता चलता है कि ऑनर तो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो माओ माओ को कैजुअली फील करवाना चाहती थी, क्योंकि माओ माओ पिछले 10 महीनों से गायब थी। मगर अब वो माओ माओ से कहती है कि बस अगली बार ऐसे और ऑफिसर्स को भी लाती रहना, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता इनके बैंक अकाउंट्स को खाली कर सकें। माओ माओ अपने घर पहुंचती है, जहां उसके फादर उसे वेलकम करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। माओ माओ कितने ही टाइम तक पैलेस में रह के आई थी। वो सारी डिटेल्स अपने फादर को बताती है कि किस तरह वो पॉइजन को आसानी से जज कर सकती है। अब जब वो थक के सो जाती है तो उसके फादर उसे देखते हुए सोचते हैं कि माओ माओ का रेयर पैलेस तक पहुंच जाना शायद इस बात को प्रूव करता है कि वो एक लकी लड़की है। अगले दिन माओ माओ उठी ही थी कि दरवाजे पर नॉक होने लगता है। वहाँ एक छोटी बच्ची खड़ी थी। वो माओ माओ को अपने साथ ब्रॉथल ले जाती है, जहाँ एक मेल और फीमेल अनकॉन्शियस पड़े थे। माओ माओ अपने आप को स्लैप करके जगाने की कोशिश करती है और एक कॉन्क्यूबाइन के साथ मिलके उन दोनों को सीपीआर देती है। माओ माओ उन दोनों की जान बचा लेती है। बाद में जब वो थोड़ा ऑब्जर्व करती है तो उसे पता चलता है कि वो फीमेल एक कॉन्क्यूबाइन थी और वो मेल उससे मिलने आया था। वहाँ पे अल्कोहल, टोबैको की स्मेल हर तरफ फैली हुई थी। माओ माओ को वहाँ वीट, टोबैको और स्ट्रॉज भी दिखाई देते हैं। वो बच्ची जिसने माओ माओ को वहाँ बुलाया था उसे चारकोल ला के देती है, जो माओ माओ ने ही उससे मंगवाया था। माओ माओ उस बच्ची से कहती है कि मेरे फादर को यहाँ बुलाओ, जिस पर वो बच्ची अजीब तरीके से स्माइल करने लगती है। माओ माओ के फादर वहाँ आके सभी कुछ ऑब्जर्व करते हैं और माओ माओ की प्रैक्टिस को भी देखते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, मगर अभी भी उसके फादर को उससे ज्यादा एक्सपीरियंस था और माओ माओ को अभी बहुत कुछ सीखना था। अब वो दोनों वहाँ अपना काम करते हैं और फिर जाने लगते हैं। माओ माओ को रियलाइज होता है कि शायद उन दोनों ने सुसाइड किया था, या शायद वो मेल उस कॉन्क्यूबाइन को खरीद नहीं सका और दोनों ने अपनी लाइफ खत्म करने का डिसाइड किया। मगर माओ माओ को अभी भी डाउट था। वो मेल बहुत खूबसूरत था और उसके कपड़े भी बहुत अच्छे थे, जिसका मतलब था कि उसके पास पैसे तो होंगे। फिर माओ माओ को वही बच्ची दोबारा दिखाई देती है। वो चुपके से उस कमरे की तरफ जा रही थी जहाँ वो मेल अभी भी सो रहा था। माओ माओ उसके पीछे जाती है और उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि वो बच्ची उस मेल को मारने के लिए अपनी नाइफ निकाल रही है। माओ माओ फौरन उससे वो नाइफ छीन लेती है, मगर बच्ची कहती है कि इस शख्स को मर जाना चाहिए। माओ माओ उसे रोकने के लिए उसके सर पे जोर से हिट करती है। बच्ची रोती है और फिर एक कॉन्क्यूबाइन अंदर आती है। वो माओ माओ को बाहर ले जाती है। वो बताती है कि ये मेल हमेशा से हम सब के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। वो यहाँ मौजूद सभी कॉन्क्यूबाइंस को अपनी मोहब्बत के ट्रैप में फंसाता, कहता कि वो उनके पैसे देगा, मगर जैसे ही उसका दिल भर जाता वो उन्हें छोड़ देता। कई लड़कियों ने तो उसे पॉइजन देने और मारने की भी कोशिश की, मगर उसका ट्रेडर बाप बहुत रिच है। वो हर प्रॉब्लम को पैसों से दुबा लेता है। वो मजीद बताती है कि इसी बच्चे की बड़ी बहन भी इस मेल के हाथों धोखा खा चुकी है। जिस दिन उस मेल ने अपना प्रॉमिस पूरा करना था उसी दिन वो मुकर गया, जिस पर कॉन्क्यूबाइन ने जहर पिया। ये सब बताने वाली कॉन्क्यूबाइन माओ माओ से कहती है कि सभी को सीक्रेट रखना। घर वापसी पर माओ माओ इस पूरे इंसिडेंट के बारे में सोचने लगती है। उसे पता चलता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि कुछ और ही था। कॉन्क्यूबाइन ने टोबैको में जहर मिलाया था और ड्रिंक में भी। उस मेल को इन ट्रिप्स के बारे में बहुत अच्छे से पता था, लेकिन कॉन्क्यूबाइन ने पहले वो ड्रिंक थोड़ा सा खुद पिया, जिससे उस मेल को पता चल गया कि इसमें पॉइजन नहीं। उस कॉन्क्यूबाइन ने ट्रिक ये लड़ाई थी कि अपने ग्लास में उसने ऐसा ड्रिंक डाला जिसके ऊपर कुछ और डाला गया था, और उस मेल के ग्लास में सिर्फ पॉइजन वाला ड्रिंक। अब अपने सही वाले ड्रिंक को कॉन्क्यूबाइन ने उसी स्ट्रॉ की मदद से पिया था, जिससे वो पॉइजन से बच गई।
और बाद में उस कॉन्क्यूबाइन ने खुद भी थोड़ा सा पॉइजन पी लिया, मगर वो मरी नहीं थी। माओ माओ सोचती है कि वो इतनी खूबसूरत थी, लेकिन वो ब्यूटी विद माइंड थी जिसने इतना अमेजिंग प्लान बनाया। माओ माओ सोचती है कि यहाँ रहने वाली लड़कियां एक प्रिजन में होती हैं, जैसा कि रेयर पैलेस में, जहाँ पर मेड्स को और कॉर्टिजन्स को प्रिजन में रखा जाता है। पॉइजन तो वहाँ मौजूद हर लड़की की बॉडी में एग्जिस्ट करता ही है, और फिर वो लड़कियां खुद एक ऐसा पॉइजन बन जाती हैं जो खुद को छुड़ाने के लिए दूसरों को मारने लगती हैं। इसके बाद माओ माओ बात लेती है। तभी एक कॉन्क्यूबाइन मिमी वहाँ आती है। वो माओ माओ से बात करती है कि पैरन और बाकी सब उसे बहुत याद करते हैं। वो बताती है कि तुम्हें आते ही मैडम ने इसलिए पंच किया ताकि तुम्हें ये रियलाइज ना हो कि तुम कितने टाइम बाद यहाँ आई हो। मिमी उसे एडवाइस करती है कि जाने से पहले एक बार एनेक्स में जरूर जाना। और जब माओ माओ वहाँ जाती है तो उसे हर तरफ डार्कनेस ही दिखाई देती है। पता भी नहीं चलता कि ये 3 दिन की वेकेशंस कैसे खत्म हो गई। अब माओ माओ वापस लिहाकू से मिलती है जो पैरन के ट्रैप में पूरी तरह फंस चुका था। लेकिन अब हर बार जब माओ माओ वापस आएगी तो उसे नए लोगों को साथ लाना होगा। जब वो वापस पैलेस पहुंचती है तो देखती है कि जिनशी उसे अजीब तरह से देख रहा है। माओ माओ अपने कपड़े बदलना चाहती थी, मगर जिनशी उसे रोक लेता है। वो कहता है, मुझसे मिलो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अब जब वो मिलते हैं तो जिनशी बहुत उदास दिखाई देता है। वो पूछता है, तुम्हारी वेकेशंस कैसी रही और तुम लिहाकू के साथ क्यों गई? माओ माओ हैरान होकर सोचती है कि इससे लिहाकू के बारे में कैसे पता चला। फिर वो कहती है कि उसने मुझे हेयर पिन्स दी थी। ये सुनकर जिनशी बहुत हर्ट होता है जब उसे पता चलता है कि उसका दिया हेयर पिन माओ माओ ने यूज ही नहीं किया। इस सब पर माओ माओ उससे अपोलोजाइज करती है। वो कहती है कि वो जिनशी के उस हेयर पिन के बदले ऐसी कोई चीज नहीं दे सकती जो उसे खुश कर सके। जिनशी हैरान होता है कि भला किस किस्म की चीज। माओ माओ कहती है कि मैंने लिहाकू को एक कॉन्क्यूबाइन से मिलाया। ये सुनकर जिनशी के हाथ में पकड़ा ग्लास गिर जाता है। वो स्टन लॉक हो जाता है। माओ माओ नीचे फ्लोर को साफ करती है और बाहर आती है, जहाँ लेडी गुयो को हंस हंस के पागल हो रही थी। तब होंग न्यांग ने स्लैप करके माओ माओ को चुप करवाया। वो कहती है कि तुमने जिनशी का दिल तोड़ दिया। अगले दिन गाओशन सोचता है कि जिनशी कब तक ऐसे ही सैड बैठा रहेगा। वो सोचता है कि पहले तो कभी भी जिनशी ने ऐसा बच्चों वाला बर्ताव नहीं किया। अब रात को जिनशी के ऑफिस में एक आदमी आता है और हेल्प मांगता है। अगले दिन जिनशी माओ माओ से मिलता है, क्योंकि उसे पता चला था कि एक ऑफिसर कोनैन पिछली रात सडनली मर गया। जिनशी पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब पता है कि वो ऑफिसर ड्रिंक करने से कैसे मरा? दूसरी तरफ माओ माओ बताती है कि जो लोग अल्कोहल को पसंद करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अल्कोहल भी एक पॉइजन है। अगर इसे ज्यादा पिया जाए और कॉन्टिन्यूसली पिया जाए तो ये आपकी बॉडी ऑर्गन्स को तबाह कर सकती है, और अगर एक ही सिटिंग में ज्यादा पी ली जाए तो फिर इंसान की डेथ भी हो सकती है। जिनशी बताता है कि क्वेन उस वक्त एक पार्टी में था और सबने सुना था कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया, मगर उसके लिए इतना ड्रिंक करना नॉर्मल था। जिनशी वहाँ उस पार्टी में पी जाने वाली अल्कोहल का सैंपल दिखाता है। माओ माओ सैंपल को देखती है। उसमें कोई पॉइजन नहीं था, मगर वो अल्कोहल बहुत मीठी थी और उसमें काफी सारी मात्रा में सॉल्ट भी मिला हुआ था। माओ माओ हैरान होती है कि कुनैन जैसे स्पाइसी खाने पसंद करने वाला इंसान अचानक एक दिन में मीठा क्यों पसंद करने लगा। उस पार्टी में मून केक, ड्राई मीट और रॉक सॉल्ट भी मौजूद थे, मगर उसे सिर्फ स्वीट यानी मीठा ही क्यों पसंद आया और उसने मीट या रॉक सॉल्ट को हाथ क्यों नहीं लगाया। माओ माओ अब उस पॉट को चेक करती है जिसमें अल्कोहल मौजूद थी। उसे पता चलता है कि उसके अंदर सॉल्ट था जो ड्राई होने के बाद क्रिस्टल बन के वहाँ जम गया। माओ माओ हैरान होती है कि जिस आदमी को अभी अभी मीठा पसंद आया हो वो ऐसी सॉल्ट वाली अल्कोहल कैसे पी गया। तब माओ माओ को पता चलता है कि एक्सेसिव सॉल्ट भी आपकी बॉडी को तबाह कर सकता है और रिजल्ट में आपकी डेथ हो सकती है। वो जिनशी से कहती है कि कोनैन की टेस्ट सेंस खत्म हो चुकी थी, उसे पता ही नहीं चला कि वो सॉल्ट पी रहा है। माओ माओ ने सुना था कि कुछ टाइम पहले कोनैन ने अपनी वाइफ और बच्चों को एक एपिडेमिक में खो दिया था और तब से उसने खुद को बहुत बिजी कर लिया, जिससे उसे स्ट्रेस हुआ और फिर उसके सेंसेस ने भी काम करना छोड़ दिया। माओ माओ को ये नहीं पता चलता कि इतनी सारी मात्रा में उस अल्कोहल में सॉल्ट किसने मिलाया। अब ये सुनकर जिनशी बहुत उदास होता है, क्योंकि कोनैन ने उसकी बहुत मदद की थी जब वो वहाँ नया नया आया था। अब एक रात पता चलता है कि पैलेस के बाहर एक फीमेल की डेड बॉडी मिली है, जो पैलेस के बाहर मौजूद मोट में डूब के मर गई। अगले दिन माओ माओ उसकी बॉडी को चेक करती है ताकि पता चले कि वो पैलेस की मेड थी भी या नहीं। ये काम ग्वेन का था, मगर वो तो बहुत डर रहा था। अब माओ माओ भी उस बॉडी को टच नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी किसी मरी हुई बॉडी को टच नहीं करेगी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि ह्यूमन बॉडी से भी मेडिसिन बनाई जा सकती हैं और वो जानती थी कि अगर वो ऐसा करेगी तो फिर एक दिन उसे लोगों के लिए खड्डे भी खोदने पड़ेंगे। माओ माओ ऑब्जर्व करती है कि वो फीमेल काफी लंबी थी। उसने काफी हार्ड सैंडल्स पहन रखे थे और उसके एक पाँव पर बैंडेज भी बंधी थी। उसके फिंगर्स पर रैश थे, जिसका मतलब था कि पानी बहुत ठंडा था। जिनशी बताता है कि ये फीमेल तो कल नॉर्मली काम कर रही थी, जिस पर पास खड़ा गार्ड कहता है कि शायद वो रात को वॉल पे चढ़ी हो और खुद ही पानी में गिर के सुसाइड कर लिया हो। ये सुनकर माओ माओ कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि अगर वो सुसाइड करना चाहती थी तो वॉल पे चढ़ने के लिए उसे स्टेयरकेस चाहिए था और पैलेस की वॉल्स काफी ऊंची थी। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि एक जगह ऐसी जरूर थी जहाँ से लेडी फोयो भी उस वॉल पे चढ़ के डांस किया करती थी। अब उस मेड की डेथ कैसे हुई, माओ माओ उसकी डेथ मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगी या नहीं, और अगर करेगी तो कैसे, ये देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।